डिसलोकेशंस एंड सबलक्सेशंस, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी का ये टॉपिक है। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास डिसलोकेशन की। डिसलोकेशन इज़ द टोटल लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ अ जॉइंट। इट मीन्स दैट देयर इज़ टोटल डिसरप्शन ऑफ द जॉइंट। मतलब इसमें जो दो बोन्स जॉइंट बना रही होती है उन दोनों के दरमियान कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आर्टिकुलर सर्फेसिस के दरमियान, तो उसे हम कहेंगे डिसलोकेशन। जब भी अब बोन डिस्प्लेस हो रही है और वो सराउंडिंग में जा रही है तो सराउंडिंग में बाकी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ पड़े हुए हैं उनकी डिसरप्शन हो जाएगी, वो टिश्यूज़ भी डैमेज हो जाएंगे। सेकेंड है टर्म हमारे पास सबलक्सेशन। सबलक्सेशन इज द पार्शियल लॉस ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ अ जॉइंट। इट मीन्स दैट सबलक्सेशन इज अ पार्शियल डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि वो दो बोन्स जो जॉइंट्स बना रही होती हैं वो कॉन्टैक्ट में होती है लेकिन पार्शली कॉन्टैक्ट में होगी, तो इसे हम कहेंगे सबलक्सेशन। पार्शियल कॉन्टैक्ट जब दो बोन्स का होगा। Dislocation is an orthopedic emergency. Due to capsular stretch, patient remains in severe pain until the joint is reduced. Delay in reduction may damage the articular surfaces because it deprived of the nutrition by the synovial fluid. डिसलोकेशन एमरजेंसी कंसीडर की जाती है और पेशेंट को सीवियर पेन होता है। रीज़न क्या होती है पेन के? कैप्सूलर जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो स्ट्रेच्ड होता है। अगर तो हमने डिले की है इसको रिड्यूस करने में, अलाइनमेंट करने में थोड़ा सा भी डिले हुआ तो जो भी सराउंडिंग में आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो डिप्राइव्ड होंगे न्यूट्रिशन से, और स्पेशली साइनोवियल फ्लूइड से वो जो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, तो हमें आर्टिकुलर डैमेज भी साथ मिल सकता है सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज के साथ साथ। पैथोलॉजी देख लेते हैं। डैमेज दी जॉइंट कैप्सूल, ये तो हमने पहले भी देखा है, कैप्सूल डैमेज हो सकता है अगर तो एक्सेसिव स्ट्रेस जॉइंट कैप्सूल पे पड़ रहा है और इसी की वजह से ही पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा होता है। डैमेज टू द लिगामेंट्स, मसल्स एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके अलावा न्यूरोवास्कुलर इंजरीज भी हो सकती हैं ड्यू टू डिसलोकेशन। टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन देख लेते हैं। कॉन्जेनिटल होती हैं या फिर एक्वायर्ड डिसलोकेशंस होती हैं। कॉन्जेनिटल में मोस्टली हमें हिप जॉइंट पे या फिर नी जॉइंट पे डिसलोकेशन मिल रही होती है, जिसे कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप कहते हैं या फिर कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ नी कहते हैं। DDH या फिर DDK होता है। एक्वायर्ड में हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं एक्वायर्ड डिसलोकेशंस की, ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ड्यू टू पैरालिटिक डिजीज और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ट्रॉमेटिक मोस्टली हमें यंग एडल्ट्स में मिलती है और उनमें रीज़न हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होता है। पैथोलॉजिकल में हमें कोई ना कोई पैथोलॉजी मिल रही होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस आ जाता है, TB है और आर्थराइटिस है। इन्फेक्टिव आ जाता है, इन्फेक्टिव में इन्फेक्शन ही होगा और ये आर्थराइटिस मोस्टली इन्फेंट्स में होता है। पैरालाइटिक में मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं वो है पोलियो सिंड्रोम और सेरिब्रल पाल्सी। इन्फ्लेमेटरी में RA, रूमाटाइड आर्थराइटिस। कॉमन ट्रॉमेटिक डिसलोकेशंस कहाँ पे होती हैं? अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन में C5 और C6 यहाँ पे डिसलोकेशन हो रही होती है। अपर लिम्ब में एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, elbow joint, superior radioulnar joint, inferior radioulnar joint, wrist and carpo metacarpal joints। ये मोस्ट कॉमन जॉइंट्स हैं हमारे पास जहाँ पे डिसलोकेशन मिल रही होती है। लोअर लिम्ब में अगर हम देखें तो हिप की डिसलोकेशन मिल सकती है हमें, नी की, पेटेला की, एंकल की। फुट में इंटरटार्सल या फिर टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट पे भी डिसलोकेशन हो सकती है। जब भी डिसलोकेशन होगी तो इसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या मिल रही होगी? जब हम पेशेंट से पूछेंगे तो हमें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा वो देगा। पेशेंट को पेन होगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग भी मिल सकती है, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी बनी हुई होगी। नेक्स्ट हम डिफॉर्मिटी को भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और वही इफेक्टेड जॉइंट पे मूवमेंट भी उसकी लॉस्ट होगी। साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू दी स्पेसिफिक डिजीज़। टिपिकल डिफॉर्मिटीज़ डिसलोकेशंस में क्या क्या बन सकती हैं? अगर तो शोल्डर की डिसलोकेशन हुई है, शोल्डर जॉइंट पे एबडक्शन डिफॉर्मिटी मिलेगी हमें। एल्बो पे अगर डिसलोकेशन हुई है तो ये फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी में जाता है एल्बो जॉइंट। हिप अगर तो इंटीरियर इसकी डिसलोकेशन है तो फिर फ्लेक्जन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में होगा हिप, और अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन है तो फिर फ्लेक्जन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में होगा। नी पे डिसलोकेशन में जो डिफॉर्मिटी बनती है वो फ्लेक्शन, सेम लाइक एल्बो, और एंकल पे वेरस डिफॉर्मिटी मिल रही होती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं हम?
इन्वेस्टिगेशन के लिए वही हम रेडियोग्राफ्स करा रहे होते हैं, दोनों व्यूज एपी और लेटरल। इसके अलावा सीटी स्कैन भी करा सकते हैं और एमआरआई भी। ट्रीट कैसे करेंगे? ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी होती है तो इसमें क्लोज रिडक्शन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है तो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देकर क्लोज रिडक्शन की जाती है। शोल्डर शुड बी डन इमीडिएटली। इमोबिलाइजेशन और रिड्यूस करने के बाद फिर 3 to 6 मंथ हम इसे इमोबिलाइज कर देते हैं ताकि एडिक्वेट हीलिंग हो सके। ऑपरेटिव या फिर ओपन रिडक्शन जी हमें बहुत कम ही रिक्वायर्ड होती है। मोस्टली हम डिसलोकेशन क्लोज रिडक्शन से ही ट्रीट कर रहे होते हैं। किस केस में हम ओपन रिडक्शन या फिर सर्जिकल रिडक्शंस करते हैं? नेग्लेक्टेड डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन है, इरिड्यूसिबल डिसलोकेशन, ये 3 इंडिकेशंस हो गई हमारे पास ओपन रिडक्शंस की। रिडक्शन के बाद हमने रिहेबिलिटेशन करनी होती है। कैप्सूल एंड लिगामेंट्स आर टॉर्न। लॉन्गर एंड विग्रस रिहेबिलिटेशन हमें चाहिए होती है, सेम एज फॉर द फ्रैक्चर। एक्सरसाइजेस टू प्रिवेंट द मसल एट्रोफी, क्योंकि हमने इमोबिलाइज करना होता है तो इमोबिलाइजेशन की वजह से मसल्स में एट्रोफी हो सकती है, मसल वेस्टिंग हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सरसाइजेस कराएंगे। आफ्टर पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन आरओएम एक्सरसाइजेस कराएंगे, क्योंकि हमें मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट मिल रही होती है। रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस कराएंगे, जो मसल वेस्टिंग होगी, मसल वीकनेस होगी, उसको रिस्टोर करने के लिए रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो गई। इसके अलावा पैसिव और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? डिसलोकेशंस में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास आ जाती हैं इंजरी टू द नर्व एंड वेसल्स, और क्रोनिक में अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन हो सकती है कि वो अलाइनमेंट हुई ही नहीं है। ये कॉमन होती है एशियन में ड्यू टू इग्नोरेंस। सेकेंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ जाते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन, इनएडिक्वेट या फिर इम्प्रॉपर हीलिंग ऑफ टिश्यू की वजह से ये होती है। ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, डैमेज टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से होती है ये कॉम्प्लिकेशन। जॉइंट स्टिफनेस ड्यू टू कैप्सुलर एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। एवास्कुलर नेक्रोसिस, इंजरी टू दी इंट्रावास्कुलर वेसल्स की वजह से ये हमें नेक्रोसिस मिल रहा होता है। और मायोसाइटिस ओसिफिकेंस ड्यू टू पेरीऑस्टियल स्ट्रिपिंग। पेरीऑस्टियल स्ट्रिपिंग मतलब जो बोन की कवरिंग होती है वो टर्न आउट हो जाएगी, वियर आउट हो जाएगी, तो वो चीज़ लीड कर रही होती है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस को।